Good morning. So, welcome to this week's edition of our question answer. तो लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो थोड़ा सा आई थिंक 2-3 मिनट उनको देना पड़ेगा। इन द मीन टाइम हमारे कुछ वेडनेसडे को जो हमारा एक सेशन हुआ था वेबिनार का, तो उसके बाद काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। मैंने कहा आपको बता दूं। और ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो आज का है, ये दिस इज ओपन टू ऑल। कोई भी इसमें भाग ले सकता है और अपने प्रश्न पूछ सकता है। तो अभी काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। तो प्रशांत जी शुरू करें। यस सर। कोई प्रश्न आए हैं या फिर ओपन हाउस को शुरू करें? पहले से कोई अगर प्रश्न आए हो तो बता दीजिए, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट दी ओपन हाउस। जी सर, मिस्टर नैनिश कुलकर्णी जी का एक प्रश्न है। जी। उन्होंने आपका इंटरव्यू देखा तो उनको एक प्रश्न है। तो उन्होंने कहा है कि ये नया आपका विकाया पद्धत क्या है। अच्छा, देखिए, विकाया विकाया पद्धत जो है, दिस इज एक्चुअली अ थेरेपी। तो आपको तो पता ही है कि महापेक्षा में हम जो रिलेशनशिप है हमारे चेतन और अचेतन मन का, जैसे हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, एंड जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, जो हाउ इट ऑपरेट्स और उसकी क्या ऑपरेशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, या उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, महापेक्षा में हम यही सिखाते हैं और लोगों को इनेबल करते हैं कि वो इसका फायदा उठा सके और फायदा से ज्यादा लाभ उठा सके, कि उस पावर को यूज करके वो अपनी जिंदगी को बेटर बना सके। होता क्या है कि कुछ, जैसे कोई भी यात्रा में हम जब निकलते हैं तो टोलिंग का बैरियर आता है, टोल बैरियर, नाका, या कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाता है। और स्पीड ब्रेकर आने से हमारी स्पीड हो जाती है कम। और कई बार हम ऐसे गलत रास्ते में चले जाते हैं कि वहां से फिर कोई बताता है कि साहब ये तो गलत रास्ते आ गए आप, तो आपको वापस जाना पड़ेगा 3 किलोमीटर, और मेन रास्ता तो वहां से दूसरी तरफ में है। ऐसी चीज सिचुएशन हमारी जिंदगी में भी आती है। तो हमारे अपने स्पीड ब्रेकर, या कभी कभी गाड़ी आप चलाने को शुरू करें, पता चला हैंड ब्रेक ऑन है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप चल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है। गाड़ी स्पीड इसलिए नहीं पकड़ रही क्योंकि आपने हैंड ब्रेक ऑन कर रखा है। तो कई बार गलती से हैंड ब्रेक ऑन है और आपको पता ही नहीं चला, तो ये भी हो जाता है। तो इस सब चीज को हम लोग, अ, आपको पता है कि हमारे वन टू वंस होते हैं, तो हमारे ट्रेन लोग होते हैं, या मैं स्वयं लोगों से बात करता हूँ, सामने बिठाता हूँ, एक 15-20 मिनट में उनकी बातें सुनते हैं, और हम महापेक्षा के एंगल से उस चीज को समझते हैं कि इसके हैंड ब्रेक कहाँ है, इसका स्पीड ब्रेकर कहाँ है, कहाँ पे इसका बैरियर आ गया और क्यों इसकी गाड़ी गलत रास्ते में चले गई। फिर उस गाड़ी को वापस लाना और उसको सही रास्ते में ले जाना, ये एक एक्सरसाइज है। ये पूरी प्रक्रिया को हम विकाया पद्धति कहते हैं। तो इट्स अ सिस्टम ऑफ थेरेपी, जो वन टू वन में ये कॉन्फिडेंशियली किया जाता है। एक ही पर्सन होता है हमारे सामने, उसकी लाइफ हिस्ट्री है, उसके हुए जो घटनाक्रम है उनकी जिंदगी के, उसको हम समझते हैं। और समझने के बाद में फिर उनकी बातों से उसको एनालाइज किया जाता है। माओपेक्षा की टेक्निक्स लगा के हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सही रास्ते पे लाएं, ताकि उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, आगे बढ़ने में जो कुछ हैंड ब्रेक्स लगे हुए हैं, उसको रिलीज कर दिया जाए। तो ओवरऑल इसको हम इसकी इसकी जो सिस्टम है, इसको हम विकाया पद्धत कहते हैं। तो विकाया सिस्टम और विकाया थेरेपी भी कह सकते हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो ओपन टू ऑल। बट जिन्होंने महापेक्षा का कोर्स किया हुआ है, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, उनको ये पद्धत जल्दी समझ में आती है। इट इज इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ कुछ हमारी जो टर्म्स हैं, या कुछ हम बताते हैं कि भाई इसमें आपका यहाँ ब्लॉकेज आ गया है, या आपकी ये बिलीफ थी, ये बिलीफ से कैसे इसकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग हो रही है, एंड व्हाई इट इज क्रिएटिंग टर्मोइल इन योर लाइफ।
तो ये जो चीजें हैं जिन्होंने कैंप किया उनको इजी समझ में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैंप नहीं किए हैं उनके लिए ये ओपन नहीं है, ये सबके लिए ओपन है। बट ये है कि जिन्होंने कैंप किया उनको जरा समझने में आसानी होती है और उसको जल्दी पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि गेम तो सारा माइंड का है, सारा गेम माइंड का है। यहाँ कोई एक्सटर्नल कोई चीज हम कोई कोई चीज नहीं देते हैं। आपको आपकी आपके साथ में इंट्रोडक्शन करना, आपको समझाना, और कहाँ पे आपके विचारों ने आपकी ही जिंदगी में हैंड ब्रेक लगा दिया, ये बताना हमारा काम। और सेकंड पार्ट, उससे बाहर कैसे निकले ये भी हम बताते हैं। तो इसलिए दिस इज ओपन टू ऑल, और किसी को भी आप जो आज यहाँ दर्शक आए हैं और उसके अलावा जितने भी उनके कोई चाहने वाले हों, फैमिली मेंबर्स हों, एनीबडी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस। ये दो तरह से होता है। एक तो सबसे इफेक्टिव तो होता है कि मेरे सामने आप आके बैठे, तो आधे घंटे का सेशन होता है, कभी कभी 1 घंटे तक भी चला जाता है डिपेंडिंग ऑन दी कॉम्प्लिकेशन। दूसरा ऑप्शन है कि यदि आप मेरे सामने नहीं आ सकते हैं, आप दूर रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो आप जूम पे आइए। जैसे आज मैं आपसे जूम पे बात कर रहा हूं, तो जूम पे भी हम ये विकाया पद्धत का हम सेशंस ले सकते हैं। नॉर्मल सेशन आधे घंटे का होता है। आई होप नैनेश जी को इस चीज से अभी समझ में आ गया होगा कि ये पद्धत क्या है। एंड दिस इज ओपन टू ऑल। इफ यू वांट टू टेक बेनिफिट, या कहीं आपको लगता है कोई लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन है, या मुझसे कुछ आप सेशन चाहते हैं, आप जो हमारे प्रशांत जी हैं, सोनिका जी हैं, इनसे आप संपर्क करिए, तो आपका वो फिक्स कर देंगे अपॉइंटमेंट्स। आई होप नैनेश इज नाउ क्लियर अबाउट दिस विकाया थेरेपी, विकाया पद्धत। जी, अब फोरम इज ओपन। लिखी कोई राइटिंग में कोई और प्रश्न आए हैं प्रशांत जी, या फिर ओपन कर दें? जी सर, ओपन कर। जी, तो नाउ द फोरम इज ओपन, एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चंस। आप अपना जो ये बटन होता है हैंड रेजिंग वाला, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कैमरा अगर आपका ऑन है तो आप यूं भी कर सकते हैं। तो वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस। तो द फोरम इज ओपन। आज मैं देख रहा हूं कि काफी हमारे नए लोग भी आए हैं। विराज जी, कुछ प्रश्न पूछा है प्रशांत जी, जरा पढ़ के बताएंगे? यस सर, विराज कुलकर्णी जी का प्रश्न है। जी। आई हैव टू क्वेश्चंस। जी। फर्स्ट, as guilt causes accidents and illnesses, जी। do critical illness like cancer or hereditary or genetical illness like diabetes are too caused by guilt? ओके, अच्छा, ये And पहला second, प्रश्न है। हाँ, दूसरा क्या है? दूसरा सेकंड है, क्वेश्चन। माहोपेक्षा can prevent illnesses, but if one is already suffering, can those critical illnesses be cured by mahopeksha? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सिस्टम में या माओपेक्षा में क्योर करने का कोई सिस्टम नहीं है। वी कैन, इसको आप समझिए, कॉज को हटा देने से अगर आपकी बीमारी हट जाती है, उसको क्योरिंग हम नहीं कहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अटैकिंग और वी आर नॉट टचिंग द इलनेस, वी आर टचिंग द रूट कॉज ऑफ इलनेस। उससे अगर ठीक हो जाता है, आप उसको क्योर कह सकते हैं, बट क्योरिंग इज द रॉन्ग वर्ड। इट इज एक्चुअली टैकलिंग द रूट कॉज विच वी फील is at the root of the imbalance between your conscious and subconscious mind, imbalance in your body, imbalance in your thoughts, which can directly or indirectly lead to illness। तो हम रूट पे जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने कही हेरिडिटी। अब देखिए क्या है कि जेनेटिकली हमारे जो जीन्स हैं, हम जो हैं, हमारा जो डीएनए है, ये हमारे माता पिता से आता है। तो मदर का 50% और फादर का 50% जीन्स जो हैं वो मिल करके आपका डीएनए बनाते हैं। अब आपके मदर के पास में उनके माता पिता से 50% आया है, और आपके पिताजी के पास में भी 50% आपके माता उनके माता पिता से आया है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन जितना ऊपर जाएंगे, तो बहुत सारे जेनेटिकली कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये बहुत बड़ा एक वृक्ष है।
वृक्ष की जैसे टहनियां होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, पत्ते होते हैं, इस तरह से योर जीन्स आर कमिंग, पता नहीं कौन सी किस डायरेक्शन से आपके जीन्स आए हैं। तो ये बायोलॉजिकली होता है। अब ये जब जीन्स आते हैं तो उसके अंदर में कभी कभी जेनेटिक जेनेटिक डिफेक्ट्स भी आते हैं, जिसको कंजाइनेटल डिजीज कहते हैं। तो जो कंजाइनेटल डिजीज हैं, ये आपके सबकॉन्शियस ने डिस्टरबेंस किया हुआ ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आ ही गया आपके पास में, विरासत में मिला है। दैट इज द बेसिक मेकअप विच यू हैव। तो ये आपका मेकअप है। तो इस चीज को टैकल करना, देखिए जो चीज पहले से आई हुई है उसको बाद के थॉट से इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है। बट योर पेन, योर ट्रॉमा कॉज्ड बाय दैट कंजेनिटल, दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो वो एक मेंटल गेम है। तो डायरेक्टली उस कंजाइनेटल डिजीज या हेरिडिटरी डिजीज को आप डायरेक्टली माओपेक्षा से अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट उसकी जो इल इफेक्ट्स हैं उसको आप एमेलियोरेट कर सकते हैं, उसको काफी हद तक आप कम कर सकते हैं। द पेन एंड सफरिंग बीइंग कॉज्ड, बिकॉज अल्टीमेटली द सफरर एंड द रिसीवर ऑफ द पेन, जिसके ऊपर ये गुजर रही है, उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड उसको कैसे ले रहा है, हाउ ही इज टैकलिंग दैट पेन एंड द सफरिंग, दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस। तो ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। हम लोग कभी भी क्योर, महाउपेक्षा डजंट क्योर इट, इट मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एट द रूट एंड मेक्स यू enabled टू रिमूव द रूट कॉज। तो ये है। आपने कहा बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम आपने बता दिए, तो ये देखिए, आप लुई हे की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने काफी रिसर्च किया है। उस रिसर्च में उन्होंने बहुत सारे थॉट पैटर्न्स निकाल के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से और दूसरों के स्टडी से बनाए हैं कि किन थॉट पैटर्न से जनरली मोटा मोटी कौन सी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग टू you towards the cure side, Mahapeksha doesn't cure. Mahapeksha is basically something which will ameliorate or also remove the root cause, which you will do it yourself. तो हम लोग क्योर का क्लेम नहीं करते हैं, बट ये जरूर है बहुत सारी केसेस में जब रूट चला गया तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस तरह से आपने जब रूट ही निकाल दिया तो थोड़े दिन के बाद में आपके शरीर में अपने आप नॉर्मलसी आ जाती है, बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर कहते हैं कि बीमार अब नहीं हूं मैं, अब मेरी वो तकलीफ खत्म हो गई है। सो टू दैट एक्सटेंट यू कैन से दैट इट हैज हेल्प यू टू सॉर्ट आउट योर इश्यूज। तो ये होगी आपकी वो हेरिडिटरी और वो वाली क्योर वाली बातें। दूसरा आपने सेकंड पार्ट ये कहा था कि एक्सीडेंट्स की बात की थी, कि गिल्ट की वजह से आपका एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। ये तो हमने पहले अपने कोर्सेज में भी आपको बताया है कि गिल्ट इज अ रूट कॉज। देन यू सेड दैट डज गिल्ट, इसका मेरे को फिर से जरा बताइएगा, व्हाट वाज योर एग्जैक्ट क्वेश्चन? विराज, यू आर देयर, आई कैन सी यू, यू कैन पुट ऑन योर माइक। Yeah, yeah. So, yeah, hi. Good morning, sir. So, I was asking, so as guilt can cause your accidents, and so first part of the question was, as guilt can cause critical accidents or maybe illnesses. So whether it can cure, you have already answered that. So, and second question was about the hereditary thing. I suppose you answered that too, sir. या सो Yeah. गिल्ट बाय इटसेल्फ कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। जैसे मैंने आपको कहा है कि एंगर एंड गिल्ट आर द टू मेजर कॉज ऑफ योर इलनेसेस, बट इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत होते हैं, बट एंगर एंड गिल्ट आर मेजर कॉजेज। एंड गिल्ट आई हैव सीन इज मच मोर डीप सीटेड, क्योंकि एंगर क्या है, कई बार निकल जाता है, यू शो योर एंगर, यू टेक आउट योर एंगर, यू सॉर्ट ऑफ निकाल देते हो तो बट गिल्ट इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट, और मोस्टली पीपल इग्नोर द गिल्ट फैक्ट, क्योंकि वो अंदर होता है, आदमी उसके बारे में बात नहीं करता, उसकी तरफ देखना नहीं चाहता है, ही डजंट वांट टू इवन रिमेंबर इट, क्योंकि गिल्ट अपना ही है और हम ही को पता है हमने हमारे हाथ से क्या हो गया। तो यू डोंट वांट टू एक्चुअली लुक एट इट। बट जब तक आप उसको टैकल नहीं करेंगे तो गिल्ट कैन क्रिएट मच मोर डैमेज as compared to anger. This is what has been my finding, and that is a journey within. वो क्योंकि आपका गिल्ट है, आपके आपके मन में है, तो वो आपको ही निकालना है। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन टेक्निक्स विच कैन रिमूव द गिल्ट, सो दैट पार्ट कैन बी टेकन केयर ऑफ। आई थिंक
विराज, यू आर हैप्पी विद द आंसर? Yes, आपका yes, आंसर मिल गया? yes, sir. Yes, yes. थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you. और प्रशांत जी, और कोई क्वेश्चन है? यस सर, राजेंद्र कपूर सर का क्वेश्चन है, जी। हाउ कैन वी रीअलाइन और रिस्टोर डिस्टर्ब रिलेशंस? डिस्टेंट रिलेशन या डिस्टर्ब्ड रिलेशन? डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड, अच्छा। तो देखिए राजेंद्र जी, आपके रिलेशन डिस्टर्ब क्यों हुए? डिस्टर्ब रिलेशनशिप जब डिस्टर्ब होता है, इट इज अ एक्शन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। इसको आप समझ लीजिए। जब आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट रहता है तो उस टाइम में आपकी डिस्टर्बेंस किसी के साथ नहीं होती, बिकॉज आप निद्रा अवस्था में होते हैं। बट इन योर वेकिंग स्टेट, व्हेन यू आर अवेक, एट दैट टाइम यू आर यूजिंग योर कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड हमेशा फाइट और फ्लाइट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, उसकी तरफ जाता है, और बाय डिफॉल्ट उसकी थिंकिंग नेगेटिव होती है। तो क्योंकि जंगल में, हमेशा कहता हूं कि जंगल में आप जा रहे हैं और कोई भी प्राणी जा रहा है या आप जा रहे हैं, और अचानक कहीं पीछे से आवाज आती है, खटका होता है, तो आपका पहला रिएक्शन जो होता है वो डर का होता है कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आवाज आई, ये मेरे लिए खतरा तो नहीं। ये नहीं होता है कि आप, कोई खटका आ गया है, कहीं जानवर की आवाज सुनी तो आप सोचेंगे आहा इतना सुंदर जंगल और क्या खतरनाक आवाजें आ रही है, मेरा लाइफ कितना सुखी है। ये नहीं होता है। तो आपका पहला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है फियर का, आप डर जाते हो। और जब आप फियर में जाते हो, देन योर बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, वो आपको कई कई चीजों को एक्शन लेने में मजबूर कर देता है। और ये चीज को आप जब एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैंने, इसको जब आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो आप हमेशा दूसरों की तरफ जब देखते हैं, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, तो आप हमेशा एक नेगेटिव एंगल से देखते हैं कि इज ही गुड फॉर मी और बैड। कहीं ये मेरे हित की बात कर रहा है या अहित की बात कर रहा है, कहीं ये मेरे साथ में कोई चीट तो नहीं कर रहा है, या फिर इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरा इंसल्ट क्यों किया, तो फिर आपके जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हिट कर दिया। ऐसी कई चीजों से आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, और वो रिलेशनशिप हो जाता है डिस्टर्ब। और जब वो ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके बाद में पहल कौन करे? सामने वाला है, वो चाहता है फिर से ठीक हो जाए, आप भी चाहते हैं कि फिर से ठीक हो जाए, लेकिन पहल करने के लिए फिर वही बात आती है कि सामाजिक बंधन के अंदर जो भी हमारे बिलीफ एंड सिस्टम्स हैं, हमारे जो 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 भी वैल्यूज एंड बिलीफ्स हैं, ये हमको कहते हैं कि अरे भाई, तुम जाकर के उसके सामने सरेंडर कर दोगे या प्यार करने को जाओगे, कहीं उसने उठा के चमेट मार दिया तो, या उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो, या तो फिर ये तो फिर ज्यादा अपमानित हो जाऊंगा मैं, फिर मैं अपनी कमजोरी क्यों दिखाऊंगा? मैं कमजोरी होकर के मैं जाऊंगा ऐसे कि भाई चलो यार अपन इसको भूल जाते हैं। इफ ही यूजेस दैट एज अ मींस ऑफ अगेन ओवर पावरिंग मी, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तो ये सारी चीजें हैं, दीज आर ऑल द प्रेशर्स विच यू आर हैविंग, फॉर एग्जाम्पल एनीवन इज हैविंग, नॉट एग्जैक्टली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एज अ पर्सन, बट एक इंसान के ऊपर में ये सारी प्रेशर्स होती हैं। और ये प्रेशर आने की वजह से आप थोड़ा सा हिचकिचाते हो, आप थोड़ा सा उसको एक कदम पीछे रखते हो कि यार काश सामने वाला थोड़ा सा एक पहल आगे आ जाए तो मैं भी चला जाऊं। तो ये पहले आपकी जगह ये जो होता है वो ट्रेन निकल जाती है, तो आप सोचते रह जाते हो, और कई बार समय निकल जाता है। आदमी कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है, I'm not saying that, but in between two people, one person is expecting, the other is also expecting, और उसमें से एक का बुलावा आ जाए, तब बहुत हर्ट होता है कि अरे यार, इसके जीते जी मैं इसको कह सकता था, आई कुड हैव सेड इट टू हिम, वक्त निकल गया। एंड दैट पेन, दैट हर्ट is much more than the hurt he could have given you when you had gone to him, और आपकी एक्सपेक्टेशन में था कि ये मुझे गाली दे देगा, या मुझे अगर इसने ठीक से मेरी चीज को रिसीव नहीं किया, उसकी जो एक्सपेक्टेड हर्ट है, उससे कहीं ज्यादा हर्ट वो हो जाता है जब आप देखते हो कि सामने वाला अब है ही नहीं, और वो वक्त निकल गया है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि डिस्टर्ब रिलेशंस हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट पर्सन टू यू। अब ठीक है कि भाई आप कहीं नैनीताल चले गए, वहां पे किसी दुकानदार के साथ आपका झगड़ा हो गया, आपके डिस्टर्ब रिलेशन हो गए, दोबारा आप कभी जाने वाले नहीं हो, तो ठीक है, दैट यू कैन फॉरगेट।
बट इफ द पर्सन इज क्लोज टू यू, द पर्सन इज नेसेसरी, आपको लगता है मन में कि भाई डिस्टर्ब रिलेशन ठीक हो जाए, तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अंदर जाना है। यू हैव टू टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, यू हैव टू हैव गुड फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, बिकॉज कहीं ना कहीं यदि आप डिस्टर्ब रिलेशन को फिर से नॉर्मल कराना चाहते हैं, इसका मतलब यही है कि यू लाइक द पर्सन, आप उससे रिलेशन रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी कोने में आप उस इंसान को अच्छा तो समझते हो। तो जिंदगी में कितना भी बुरा आपके साथ में कोई रिलेशन हुआ हो, कभी तो कुछ अच्छे क्षण बिताए होंगे आपने उनके साथ, तो आप उन क्षणों को याद करें। ट्राई एंड रिमेम्बर दोज मोमेंट्स वेयर यू वर हैप्पी विद दैट पर्सन। झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, सब कुछ हो गया, दांत तोड़ दिए, उसको छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है। जब कभी ना कभी तो अच्छे रिलेशन होंगे, तो आप फोकस वहां डालिए। एंड यू टेल योर सबकॉन्शियस माइंड, ये आप अफर्म कर सकते हैं दैट माय रिलेशनशिप विद मिस्टर एक्स इज बिकमिंग एज गुड एज इट वाज बिफोर। दैट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट। आप जिस क्षण आप, एक तो आपकी मानसिक तैयारी है, प्रश्न पूछा है मतलब आप डिस्टर्ब रिलेशन को इक्वेट करना है, इक्विलिब्रियम पे लाना चाहते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। अब पहल कौन करे, उससे अच्छा पहल अपने आप से करिए। टेल योर सबकॉन्शियस माइंड अगेन एंड अगेन कि मेरी रिलेशन अच्छी हो रही है, तो अंदर से ना वो आपको ना इट विल ट्रेन यू टू लुक फॉर द गुड थिंग्स। आप उसको जब देखेंगे अगली बार या मिलेंगे, तो आप उसके अंदर में ना अच्छाइयां ढूंढने शुरू कर दोगे, अंदर से ही होता है। Your eyes will start seeking out the good things in that person. Once that happens, फिर आपको संकोच नहीं रहेगा, आप अपने आप ही उससे बोल पड़ोगे, या हो सकता है कि सामने वाला भी बोल पड़े। क्योंकि हम जो नेटवर्क की बात करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस मैसेज जो माइंड है वो भी मैसेजेस भेजता है नेटवर्क में, तो वो भी वहां कहीं ना कहीं सबटेरेनियन लेवल से बोलता है कि आई एम वेलकमिंग दिस पर्सन टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ वंस अगेन। तो दैट मैसेज रीचेस, दैट मैसेज रीचेज कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली। तो आप देखिए, आप उनसे मिलेंगे, यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर गुड थिंग्स इन हिम और हर, एंड धीरे धीरे आपका रिलेशन फिर से अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन राजेंद्र जी। अगर कोई इसमें उप प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं, एनीथिंग। जी हाँ, राजेंद्र जी का कोई मैसेज आया है। ओके, आई एम ओब्लाइज्ड। इसमें ऑब्लिगेशन की बात नहीं है राजेंद्र जी, आप तो हमारे मित्र हैं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है आपसे बात करने का, आपको कुछ हमारे मन की बात बताने का। तो आई एम हैप्पी दैट यू आर हैप्पी विथ माय आंसर। तो प्रशांत जी, और कोई प्रश्न आए हैं? येस सर, अर्चना बनकर जी का प्रश्न है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। माझा प्रश्न आहे की मला वेळेवर एखादी गोष्ट आठवत नाही आणि ओके। खूप वेळानंतर मला आठवते, किंवा ओके। मग कोणी आठवण करून दिल्यावर आठवते, तर असं का होतं? ओके, इसका मैं बाकी लोगों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये प्रश्न जो है इन्होंने पूछा है कि मुझे कोई भी चीज समय से याद नहीं आती, जिस समय उस याद आनी चाहिए उस समय याद नहीं आती है, और कुछ टाइम बीत जाने के बाद फिर मुझे याद आता है। तो मेरे मेमोरी का ये एक प्रॉब्लम है कि वो टाइम लैग से चल रही है, तो इसमें मैं क्या कर सकता। तो अर्चना जी, बात ऐसी है कि आपको समय से अगर कोई चीज याद नहीं आ रही है, तो इसका कहीं ना कहीं आपका जो कंसंट्रेशन है, देखिए हम अपने माओपिक्ष में अक्सर कहते हैं कि आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके अंदर जो भी डाटा जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो दो तरीके से जाती है। ये सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप सब भी उसको समझिए। इंफॉर्मेशन जो जा रही है आपकी मेमोरी में, ये दो रास्तों से जाती है। एक होती है थ्रू द रैम, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो एक चैनल है कि जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हैं, उससे वो फोकस वाली चीज आपके रैम के थ्रू आपके मेमोरी में चली। और जिस चीज पे आप फोकस नहीं करते हैं, देखिए जैसे आप इस वक्त बैठे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपका जो पूरा कंसंट्रेशन है मेरी तरफ है। शायद आपने जूम में अपना लैपटॉप ऑन किया होगा या कैमरा आपके मोबाइल होगा, तो मेरे चेहरे को आप देख रहे हैं, आप उस चीज को समझ रहे हैं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन ये मेरी बातों पर है। लेकिन आप अपने चारों तरफ देखिए, कुछ ना कुछ दूसरी आवाजें भी चल रही होंगी।
शायद एयर कंडीशनर ऑन होगा, नहीं तो पंखा चल रहा होगा, शायद कोई बाहर पंछी बोल रहा होगा, या कोई गाड़ी की पैप पैप आवाज आ रही होगी। ध्यान दीजिए, आप सबको कह रहा हूं। तो ये जो आवाजें आ रही हैं, ये बाईपास से जा रही हैं, आपके कान में वो जा रही हैं। आपका कंसंट्रेशन भले ही मेरी आवाज पर है, लेकिन आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, कोई बच्चा यहां से वहां चला गया, या कहीं किसी अंदर में किसी किचन में खटखड़ाहट हुई, कुछ भी आवाज जो आ रही है आपके रूम में, आपके आसपास, वो सब इंफॉर्मेशन बाईपास से जा रही है। तो याद कौन सी चीज आती है? जो आपके रैम के थ्रू जाती है। तो ये जो याददाश्त है, मेमोरी रिकॉल, उन्हीं चीजों का होता है जिस पे आपने कंसंट्रेट किया। एक एक बच्चा अपने पढ़ाई कर रहा है, और वो पढ़ रहा है, उसको पुस्तक पढ़ रहा है। अचानक खिड़की में एक पैरट, पोपट, या जिसको तोता कहते हैं, ये आके बैठ गया, और तोता वहां मिट्ठू मिट्ठू बोल रहा है। तो बच्चे का ध्यान चला गया तोते की तरफ, तो वो वहां देखता है उसको। अब फिर आके पढ़ने लगता है, फिर भी ध्यान उसका पोपट पे है, क्योंकि पोपट बहुत स्वीटली उसको मिट्टू मिट्टू कर रहा है। तो पढ़ते पढ़ते वो पूरी लाइनें पढ़ रहा है, लेकिन रैम के थ्रू उसकी फुल कंसंट्रेशन वो पैरट की तरफ है। तो क्या हो रहा है कि वो मेमोरी में जो जा रहा है, उसके दोनों ट्रैक्स में, अब उसकी पुस्तक में जो पढ़ा, जो जो पढ़ रहा है, वो जा रहा है बाईपास से, और जो मेन जो एंट्री हो रही है, दैट इज ऑफ द पैरट। तो परीक्षा में जाएगा, एग्जाम देने को बैठेगा, तो बच्चा उस पर्टिकुलर लेसन को उसको रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी में वही चीज याद आती है जो आपके रैम से जाती है। बाईपास से गई हुई चीज आपको याद नहीं आती है। इसीलिए फिर वो बच्चे को, हमारे यहाँ कहते हैं, पोपट मिलेगा, यानी कि जीरो। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसको वो लेसन ही याद नहीं आएगा। तो हम कहते हैं ना बच्चों को, अरे भाई ध्यान से पढ़ो, इधर उधर मत देखो, वो गाना मत सुनो, तुम ध्यान से पढ़ो। कहने का तात्पर्य यही होता है कि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो रैम के थ्रू जानी चाहिए। गाने में ध्यान दोगे तो वो जाएगा रैम के थ्रू, पढ़ाई जाएगी बाईपास। तो याद क्या आना है? जो आपके रैम से जाता है। तो अर्चना जी, आपको जो चीज याद नहीं आ रही है, या कभी कभी देर से आती है, ये यहाँ कंसंट्रेशन का अभाव है। आपको एकाग्रता रखनी पड़ेगी। एकाग्रता जो होती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट करिए। मैं अक्सर कहता हूं कि आप हाथ भी धो रहे हैं तो उस पर कंसंट्रेट करिए, उसका मजा लीजिए। देखिए कैसे साबुन आ रहा है, कैसे पानी पड़ रहा है, आप उसको क्लीन कर रहे हैं, बाद में उसको आप टॉवल से पोंछ रहे हैं। एंजॉय दैट ऑल्सो। उस चीज का भी आप एक मजा ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ये एक भाग हो गया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये चीज देर से मुझे याद आती है, समय से नहीं याद आती है। जब मुझे याद आनी चाहिए उस समय नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं आपके इश्यूज के ऊपर में आपका टाइम लैग आ रहा है। अगर वो चीज पहले आनी चाहिए थी लेकिन देर से आ रही है, तो वो टाइम लैग आ रहा है। इसमें आपका कोई डिफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ ये बात आपकी जो है कि मेमोरी जो आ रही है, यू आर अ स्लो थिंकर, विच इज ओके। आप उस चीज के बारे में खाई मत करिए। जितना ज्यादा आप उसमें स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे, अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, तो आप उतनी ज्यादा उसको पीछे पुश करते चले जाओगे। सबकॉन्शियस माइंड और ये जो माइंड की चीजें हैं, इसमें आपको याद रखना है, इसमें प्रेशर डालने से वो और पीछे हट जाता है। गाड़ी में तो बहुत साधारण, हम लोग एक्सीलेटर दबाते गाड़ी स्पीड में भाग जाती है। लेकिन यहाँ आपको एक्सीलेटर कम करना है, जितनी गाड़ी स्लो होगी उतना अच्छे से हाई क्वालिटी का इनपुट आपको आएगा। तो हो सकता है, ये तो अभी आपके साथ अगर मैं 1 to 1 करूंगा, या हम अपना विकासा का, जैसे मैंने आपको बताया विकाया टेक्निक हमारा जो है, उसमें अगर हम बैठते हैं, तो मैं आपके एक्चुअल कॉज जो है कि ये क्या रीजन है कि आपको चीज समय पे नहीं आती लेकिन थोड़े समय बाद याद आती है। तो ये कोई डिफेक्ट नहीं है, इसके पीछे कोई कारण है। वो कारण ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा आपके साथ में आधा घंटा भी अगर बैठेंगे विकाया में, तो आपका वो हमको रिवील हो जाएगा। तो देर इज अ कॉज बिहाइंड इट, एंड दैट इज हिडन इन योर माइंड। तो उस चीज के लिए 1 to 1 विकाया में अगर बैठा जाए, तो मैं आपको निकाल के दे सकता हूं। तो दैट इज अ टेक्निकल इशू। कहीं कुछ मान्यता होगी, या आपने अपने बारे में कुछ ऐसा बना रखा होगा कि भाई हमारी हर चीज मेरी स्लो होती है। बहुत सारी मान्यताएं होती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज इन योर केस,
बट अगर आपके केस में विकाया पद्धति से हम बैठेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ। मैं या हमारे जो भी असिस्टेंट्स हैं दे कैन इजीली डू इट, दे आर ट्रेन टू डू इट। जी प्रशांत जी, और कोई प्रश्न है? जी सर। हिदायत हिदायतुल्लाह साहब ने हाँ, 3 प्रश्न एक साथ पूछे हैं। उन्होंने सो हाथ खड़ा मैं किया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। आप बोलना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, पढ़िए प्रशांत जी, पढ़िए। मैं सर एक एक करके पढ़ता हूं, क्योंकि 3 प्रश्न हाँ अलग हाँ है। हाँ, ठीक है। जी। तो पहला प्रश्न है, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हेन आवर माइंड गोज आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हेन आवर माइंड गोज आउट ऑफ कंट्रोल। जी सर। तो सबसे पहले तो ये मुझे देखना पड़ेगा, आपसे पूछना पड़ेगा साहब, कंट्रोल से क्या आपका अर्थ है? अलग अलग लोगों का अलग अलग अर्थ होता है। हम लोग अमूमन कहते हैं कि हम अगर शांत से और बिल्कुल संयम से बात करें तो वो कंट्रोल है। बट माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत तो होती नहीं है। तो वो तो बाय डिफॉल्ट आपका माइंड एक पर्टिकुलर स्टेडी फंक्शनिंग कर रहा है। कोई कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा माइंड कंट्रोल छोड़ देता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी में चला रहे हैं, एक साइकिल वाला आया, उसने जोर से साइड से आपको टकरा दिया और आपका पेंट निकल गया। तो फिर आपका कंट्रोल चला जाता है कि ये, फिर आपकी पूरी थिंकिंग अलग हो जाती है, एंगर आ जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गाड़ी को इसने टक्कर लगा दिया और मेरे पूरा पेंट निकाल दिया, मेरा इतना खर्चा होगा, मेरा ये होगा। तो दैट इज द पोजिशन व्हेन यू गेट out of control, so to say. And it's a very different term which I normally don't use it, but that is where you can say, उस समय आप कह सकते हैं कि मेरा आपा छूट गया, मेरा गुस्सा आ गया, या मैं उस समय उसमें बाहर चला गया। तो इसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। टू ब्रिंग योर माइंड बैक इनटू कंट्रोल, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग कि कंट्रोल लूज क्यों हुआ। ये तो बहुत आसान बात है, लेकिन कई लोगों की गाड़ियों में टक्कर हो जाती है, वो आगे निकल जाते, कहते हैं यार इंश्योरेंस से करवा दूंगा, छोड़ो यार बच्चे की साइकिल लगी, मैं क्यों उसको जाके कुछ कहूं, नादान है। ये भी होता है। तो हर इंसान हर सिचुएशन को अलग तरीके से टैकल करता है। तो आपके सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल कभी ना कभी हर इंसान चला जाता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लिविंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो फिर वी विल हैव टू लुक इनटू दैट। देयर माइट बी सम थिंग्स व्हिच आर ट्रबलिंग यू, या कुछ इंसिडेंट्स होंगे या कुछ बिलीफ्स होंगे, दैट कैन बी टैकल्ड, दैट इज नॉट इट्स नॉट रॉकेट साइंस। बट छोटा मोटा गुस्सा हो जाना, ये हो जाना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको भी एंजॉय करिए। अगर दूसरों को ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, तो हर रिलेशन में हर जगह रूठना मनाना चलता रहता है कि मैंने ये कर दिया, गुस्सा हो गया, मैं नहीं बात करूंगा, मैं 3 दिन खाना नहीं खाऊंगा। हर कोई करता है, यू शुड एंजॉय दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ज्यादा संयम में कर रह जाओगे तो जिंदगी भर डिसिप्लिन में रह जाओगे। तो आई एम जस्ट टेलिंग दैट यू आर, इफ यू आर नॉर्मल, यू आर ओके, इफ यू फील दैट एक पैटर्न बार बार आ रहा है कि आपका कंट्रोल छूट रहा है, देन वी कैन टेक इट सेपरेटली एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। इट मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। तो वो उसको जब तक आप रिजोल्व नहीं करेंगे, आपका माइंड हमेशा वो क्या कहते हैं कि चिप ऑन द शोल्डर लेके चलता रहेगा। ये भी होता है कि आप हर चीज में फटाक से, जरा से किसी ने कुछ किया एकदम से रिएक्ट करना शुरू करते हो। दैट ऑल्सो इज अ थिंग विच हैपन्स। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, दैट कैन बी टैकल्ड। इसको ना ठीक किया जा सकता है यदि हो तो। अदरवाइज लूजिंग कंट्रोल वंस इन अ वाइल इज पार्ट ऑफ लाइफ। अब हर चीज तो, एवरीथिंग कैनॉट बी अकॉर्डिंग टू सेट पैटर्न। हम रोबोट्स तो है नहीं ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपको बिल्कुल एक तरीके से बात करेगा, आप उसको कितनी भी गाली दो, वो हमेशा पोलाइटली बात करेगा। वो यही तो फर्क है मशीन में और हम में, कि हमसे एक लेवल की बियॉन्ड हम चिढ़ जाएंगे, क्या है तुम बात करते हो, बार बार गाली दे रहे हो। तो इट्स ओके, इट्स नाइस टू बी ह्यूमन एट टाइम्स, दैट्स व्हाट आई फील। और क्या है, इनका सेकंड प्रश्न क्या है? जी सर। Second question, what precautions we can take when attending meeting with seniors or juniors? जी देखिए, सबसे पहले तो आप सीनियर जूनियर सोचना ही छोड़ दीजिए। इंसान इंसान ही होता है। अब सीनियर और जूनियर ये कैसा है कि मैं अक्सर कहता हूं कि सोसाइटी कभी कभी
शिमला की सड़क है, आप मुंबई में चलेंगे तो सड़क हमेशा पैरेलल है। दिल्ली में चलिए, मुंबई में चलिए, पूना में चलिए, तो सड़क बिल्कुल फ्लैट होती है। आप शिमला में जाएंगे ना तो एक सड़क ऊपर जा रही है और दूसरी सड़क नीचे जा रही है फ्लैट नहीं है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जिंदगी में ना वो शिमला की सड़क में चलते रहते हैं कि सामने वाला आया है, ये कौन है, ये मेरे से ऊपर है या नीचे है। तो सबसे पहले आप उसको सूंघते रहते हो, देखते रहते हो, उसकी टो लेते हो, यू डू रेकी, ये दिस पर्सन इज सीनियर टू मी और जूनियर। तो अच्छा, ये तो यार उम्र ज्यादा है तो सीनियर ही होगा। तो आप उससे जाके बोलते हैं नमस्ते साहब। फिर वो बोलता है अरे साहब मैं आपके ऑफिस में पहले ये काम करता था। फिर आप बोलते हैं अरे ये तो मेरे जूनियर का काम करता था। फिर एकदम से आपका वो शिमला की सड़क नीचे चले गई, फिर आप कहते हैं ये तो मेरे जूनियर है। तो ये जो है ना सीनियर जूनियर का चक्कर, इसको पहले आप छोड़ दीजिए, फ्लैट चलिए। वो अपनी जगह का देखिए, घड़ी है ये, है ना। अब इस घड़ी में आप मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कोई नहीं बता सकता। ये चाबी छोटी सी है, निकल जाए घड़ी नहीं चलेगी। स्ट्रैप है, इसका पिन निकल गया तो आप बांध नहीं पाओगे। और बड़े बड़े डायल हैं, कांटे हैं टाइम बताने वाले, वो भी निकल गए तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो कौन से पार्ट को मैं कहूं कि सीनियर या इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट छोटा है, ये बड़ा कठिन है। तो आप जब भी इनके साथ में बात करें तो डोंट ये अज्यूम मत करिए कि मेरे सीनियर हैं या जूनियर हैं। दे आर योर कलीग्स। सम पीपल मे बी हायर मोर एक्सपीरियंस्ड, दे मे बी पुट इन अ प्लेस वेयर दे हैव मोर अथॉरिटी, दैट इज ओके। आप शिप के अंदर देखिए कैप्टन भी होते हैं और वो नीचे चलाने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी होते हैं, और उसके नीचे जूनियर्स होते हैं जो साफ सफाई करते हैं, शिप शिप रखते हैं उसको, गनर्स होते हैं अगर आप नेवी में है तो। हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, गाइडेंस देने के लिए वो यस सर कर देते हैं कि भाई बड़ा आदमी है, उसने कैप्टन दूर की चीज देख रहा है, ही नोज व्हाट इज हैपनिंग सो ही इज गिविंग अस कमांड्स, यू आर ओबेइंग हिज कमांड। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई महान हो गया और आपको एकदम कनिष्ठ हो गए या छोटे हो गए हैं। आपका अपना इंपॉर्टेंस है, बस इन ऑर्डर ऑफ थिंग्स उसको एक प्लेस कर दिया गया है। तो आप ये एजम्पशन छोड़ दीजिए कि सीनियर जूनियर है। आप जा रहे हैं अपने कलीग से बात करने के लिए, यू आर गोइंग देयर, यू हैव योर ओन इंपॉर्टेंस। आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड द वर्क यू आर डूइंग, एंड देन यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ। आप सीनियर जूनियर कह रहे हैं मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो फिर कोई प्रिकॉशन नहीं है। जो भी है उनके साथ जाइए और सिचुएशन को समझिए, मीटिंग किस लिए हो रही है। अगर आपके पास में दूसरे लोग हैं जो आपसे, आप जिसको सो कॉल्ड जूनियर कह रहे हैं, तो हो सकता है उनको आपकी गाइडेंस की जरूरत हो, तो आप उनकी गाइडेंस के हिसाब से जाइए। और जिनको आप सो कॉल्ड सीनियर्स कह रहे हैं, उनकी मीटिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी में न पढ़ करके आपका माइंड जो है ये प्रिपेयर होकर जाना है कि आई एम गोइंग इन दिस मीटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरी है कि अगर मैं अपने सो कॉल्ड जूनियर्स के साथ बैठा हूं तो उनके आइडियाज लेकर के एक प्रॉब्लम को सॉर्ट करके इसको मैं और दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं जहां मुझे इसको पहुंचाना जरूरी है। और जहां पर सीनियर्स हैं तो जो भी टास्क है उनके पास में है, उसको हेल्प करने के लिए उन्होंने आपकी मदद मांगी है, तो आप उनको मदद करने के लिए जाइए, गिव योर कंट्रीब्यूशन, दैट इज हाउ इट विल वर्क। तो आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड टेक इट। ये शिमला की सड़क छोड़ दीजिए, आप इसको मुंबई की, दिल्ली की या पुणे की सड़क बना दीजिए, फ्लैट रखिएगा, then you will find that things will be much easier. जी प्रशांत जी। Yes, sir. Third question is how to remove sensitivity from subconscious mind. देखिए साहब, सबकॉन्शियस माइंड को कोई इमोशन नहीं होता है इट इज एब्सोल्युटली इमोशनलेस। वो सेंसिटिव नहीं होता, सेंसिटिव आपका कॉन्शियस माइंड होता है। आप सोए हुए हैं तो आपको न दुख होता है न खुशी होती है, आप स्वप्न की दुनिया में रहते हैं। तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो सेंसिटिविटी जो है ये आपके कॉन्शियस माइंड में है। जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी हम सब कॉन्शियस में हैं, इसमें अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, या आपको कोई कुछ बोल दे तो आपको आप सेंसिटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, सेंसिटिविटी इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्शियस माइंड। सेंसिटिविटी का मतलब है कि कोई भी चीज, एक आदमी है उसको आप सुई चुबा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में वो कहता है यार नहीं बहुत ज्यादा लग रहा है। और कुछ लोग होते हैं वो
अंदर में गड़ भी जाए तो भी कहते हैं कुछ पेन नहीं हो रहा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई होते हैं कि सुई दूर से दिख गई तो बोलते हैं भाई मैं नहीं कर सकता हूँ इसको, वो भाग जाते हैं, होता है। तो सेंसिटिविटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो उसमें क्या है कि मिरर न्यूरॉन्स प्ले अ रोल। हमारे अंदर में मिरर न्यूरॉन्स है। मिरर न्यूरॉन का मैं बहुत आसानी से बताता हूँ ये क्या होता है। मिरर न्यूरॉन ये ऐसे होते हैं कि आपने कहीं रास्ते में एक बच्चा साइकिल चलाते चलाते गिर गया। वो गिरते ही आपको एकदम से ऐसा झटका जो लगता है, ऐसा लगता है जैसे आपको कि जैसे मैं गिर गया हूं वहां पर, कि अरे उसको लगा होगा, वो पेन आप फील करने लगते हो। दैट इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन, एंड दैट इज व्हाट कॉजेज सेंसिटिविटी। जैसे आपको कोई, आप पिक्चर में देखिए कि कोई आदमी बहुत स्क्रू को टाइट कर रहा है, वो जब बहुत टाइट कर रहा है या वो रेंच को टाइट कर रहा है तो आपका भी मन ऐसा, आंखें वैसी हो जाती, यूं वो, उसके साथ में आप भी फील करने लगते हो कि उसको कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। सो दैट इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एम्पथी। आप देखेंगे कि दूसरे जानवरों में या दूसरे बीइंग्स में एम्पथी ज्यादा नहीं होती है। एक कुत्ता रोड के वहां पे उसको कोई किसी ने मार दिया तो दूसरा कुत्ता जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए दूर जाएगा, लेकिन वो पेन फील नहीं करेगा। तो जिसको हम संवेदना कहते हैं, इसको हम कहते हैं ना एम्पथी, कंपैशन, ये आता है आपके मिरर न्यूरॉन से। तो मिरर न्यूरॉन है, इसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी होती है। आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से आपकी सेंसिटिविटी डेवलप होती है। कुछ कुछ हो सकता है कि आपकी जरा सी बात से आप सेंसिटिव हो जाते हो, या फिर सोचते हो कि ये ऐसा कैसे हो गया, या फिर अरे यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। ये सेंसिटिविटी जो है, दिस डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। If you feel that you want to increase your sensitivity or you want to decrease your sensitivity, that can be done. There is a process. वे फिर वही है कि उसके लिए थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। इट इज अ प्रोसेस विच विल टेक अ फ्यू मंथ्स, एंड बट ग्रेजुअली अगर आप अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं, आप उसको घटाना चाहते हैं उसको भी घटा सकते हैं। दैट इज द गुड न्यूज। ओके, तो प्रकाश जी, प्रशांत, कोई जी सर, हाँ जी। पुष्पक कुमार साखरे जी का एक प्रश्न है। जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जो चेहरा पढ़ने का टेक्निक था वो जी। अप्लाई किया था मैंने, जी। बट वो सामने का चेहरा घृणा, जी। हिंसा या अंदर की जानकारी ज्यादा मालूम हो जाता है। जी। तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट माय बॉडी टू यूज जी। कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, आपने वो टेक्निक सीख ली, अब वो टेक्निक आप पे भारी पड़ रही है। चेहरा पढ़ने की टेक्निक, आपने कुछ सोचा होगा कि मैं कुछ ज्यादा जानकारी लूंगा, लोगों को समझ पाऊंगा। देखिए साहब, हर चीज का तोड़ होता है। मैं आपको बताता हूं, ये चब्स चब्स कंपनी एक बहुत फेमस है। ये CHUBBS, ये ताले बनाते हैं, सेफ बनाते हैं, तिजोरियां बनाते हैं। दुनिया के नंबर वन, तकरीबन तकरीबन पहले, अब आज पता नहीं, लेकिन एक जमाने में नंबर वन हुआ करते थे। चब्स के सेफ जो होते हैं, कहते हैं कि सबसे सेफ होते हैं, इसको कोई चोर तोड़ नहीं पाता है। तो चब्स के मालिक से जब पूछा गया था कि साहब सचमुच आपके ये जो लॉकर है या सेफ है, इसको कोई, तालों को कोई तोड़ नहीं पाता है? तो चब्स के मालिक ने कहा था, नहीं साहब, दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना है जिसको चोर नहीं खोल सकता है। कोई ताला ऐसा नहीं है जिसको चोर नहीं खोल सकता है। लेकिन हमारी खासियत यह है कि जितने जल्दी चोर उस ताले को खोलना सीखेगा, उतने उससे जल्दी हम नए ताले बना देते हैं, नया कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं, ताकि वो हमेशा हमसे पीछे रहता है। बाकियों के सेफ जल्दी खुल जाते हैं, लेकिन हमारा जब तक खोलेगा तब तक हमारा नया सेफ आ जाता है। तो आपने एक नई टेक्निक सीखी कि भाई मैं लोगों के ताले खोलूंगा और उनके चेहरे देख करके मैं पहचानूंगा कि क्या है। लेकिन क्या हो गया कि आप जब असली चेहरा देखने लगे तो आपको वो डर लगने लगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मास्क लगाते हैं, हम सब लगाते हैं, कौन नहीं लगाता है, हर कोई लगाता है। तो आज यहाँ पे आने के पहले भी मैं अपना चेहरा वगैरह देख रहा था कि भाई ठीक लग रहा है कि नहीं। तो ये सब जो रियलिटी है उसके ऊपर में छोटा मोटा तो अपनी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश हर कोई करता है।
मास्क हर कोई लगाता है, लेकिन उस मास्क को खोल करके देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों को होती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अपना मास्क उतारिए, अपने रियलिटी को पहचानिए, लेकिन ये मास्क सबके सामने जब आप उतारेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि आपका असली चेहरा शायद कुछ लोगों को ज्यादा पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को कम पसंद भी आ सकता है। लेकिन आपने जो टेक्निक सीख ली कि भाई सबका मास्क खोल के मैं देखूंगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज अच्छी ही लगेगी। तो कभी कभी लोग आपके सामने एक चेहरा और एक मास्क लेके आते हैं, तो हमें एक कंफर्ट लगता है कि चलो इससे मैं बात कर सकता हूँ। पर जब आपको पता चलता है कि इसका असली चेहरा कुछ और है, तो एक आधा बार ठीक है, लेकिन जब आप देखते हैं कि दुनिया में हर इंसान मास्क लगाए हुआ है और हर एक के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो नापसंद है आपको, तो वो आपको तकलीफ देती है। तो आप क्या करें? अब आप लोगों के मास्क उतारना छोड़ दीजिए, मत देखिए, जो दिखा रहा है उसको देखिए। हाँ, जहां पर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपको कोई डील करनी है या आपको कोई वस्तु खरीदनी है, तो दुकानदार का मास्क उतार के देख सकते हैं कि भैया सच बोल रहा है या नहीं, क्योंकि ये तो मैं पैसा देने वाला हूं इसका। लेकिन हर जगह अगर आप इंसानों को बिना मास्क के देखेंगे, तो फिर सुंदरता कहाँ जाएगी? तेल लेने चले जाएंगे। ऐसा मत करिए। थोड़ा सा भ्रम में रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बी नॉर्मल। हर चीज को, हर हर जगह हर चीज को खोल के देखने से जरूरी नहीं है। पत्थर, ट्रेकिंग पे जाएंगे आप, पत्थर उठा के देखेंगे तो कभी कभी उसके नीचे कीड़े और सांप होते हैं। कभी कभी पत्थर अच्छा होता है तो आपने उठा लिया, लेकिन उसके नीचे कुछ कुछ होता है जो आपको पसंद नहीं आता है। तो पत्थर को उठा के, अगर आपकी उसको उठाने की जरूरत नहीं है तो उठाइए मत, उस पत्थर को वहीं रहने दीजिए। हाँ, उसकी जरूरत है तो उठाइए, बट जहां जरूरत नहीं है छोड़ दीजिए ना। आपको ज्यादा शांति मिलेगी। आप अपना काम, आपका ध्येय, आपके जीवन का आनंद, उस चीज पे कंसंट्रेट कीजिए। हर जगह जा जा करके, क्या है, जादू के खेल में अक्सर बच्चे जाके देखते थे कि वो जादूगर ने यहाँ पे ये छुपाया है, और वो एक्सपोज कर दिया, तो जादू के खेल का मजा नहीं रहता है। चलने दीजिए, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। बट जहां पर आपको जरूरत है वहां डेफिनेटली आप स्टडी करिए, लोगों के चेहरे को, उनकी सच्चाइयों को जानने की कोशिश कीजिए। बट क्या होता है, एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी अगर हो गई, जिसको कहते हैं ना पारदर्शकता, अगर एक इंसान पूरी तरह पारदर्शक हो गया तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कांच बन जाएगा वो। तो फिर चेहरा तो, जो पारदर्शक नहीं है वही सुंदर होता है ना। सिर्फ आप हवाई देख रहे हैं और वही इनविजिबल मैन है तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो इस बात के बारे में सोचिएगा। एंजॉय लाइफ एज इट इज। जी, आई होप आपको कुछ इस उत्तर से संतुष्टि मिली होगी। जी प्रशांत जी, इनका नाम क्या था प्रकाश आपने बताया था? पुष्पक कुमार पुष्प साखरे। कुमार। तो पुष्प कुमार जी, आई होप आपको कुछ इसके से कुछ राहत मिली हुई। आई होप सो। एनीवे, अगला प्रश्न बताइए प्रशांत जी। प्रकाश कवड़े जी का है प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर, मेरे बच्चे मोबाइल देखते हैं बहुत, उसे छुटकारा कैसे पाए? आपने उनको मोबाइल दिया क्यों था? कितने बड़े बच्चे हैं? छोटे होंगे। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बोलिए। ऑन करिए माइक इनका। प्रकाश जी का माइक ऑन करिए। हाँ बोलिए प्रकाश जी। हाँ सर, बच्चा 10 ईयर का है सर, मोबाइल ही देखते रहता है बहुत ज्यादा। आपने सबसे पहले उसको मोबाइल कब दिया था उसके हाथ में? ये मोबाइल उसके मम्मी से वो लेते रहता है वो, जैसा स्कूल से आ गया तो। एक मिनट, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे कौन सी उम्र में उसके हाथ में मोबाइल दिया था? इसका होने के बाद में बोलो मुझे। मोबाइल तो उसको अभी वो दिया था, बहुत ही 7-8 साल का था, 7 साल का, तब से मोबाइल दिया उसको। 7 साल का था? हाँ। नहीं, मुझे लगता है उसके पहले दिया होगा। आजकल तो खाना वाना खाता था वो बिना मोबाइल के। हो ना, खाना खाते समय भी उसको मोबाइल चाहिए। अभी की बात मत करो, भागिए मत मेरे सवाल से। मेरा सवाल बहुत क्लियर है। आपने कौन सी उम्र में उसको
मोबाइल दिया। जब वो खाना खाते टाइम मोबाइल खाता नहीं था तो आपने मोबाइल सामने रखा, वो कितनी उम्र में दिया था वो बताइए। 7-8 साल हो ही नहीं सकता, उसके पहले दिया होगा। हाँ, उसके पहले ही समझ लो 5 साल का ही समझ लो पकड़ लेते हैं। पकड़ क्या लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, आप बाप हैं, बताइए। हाँ, 5 साल का सर। मतलब ये बार्गेन है कि चलो 5 का मान लेते हैं, ओके। हाँ, ठीक है। तो 5 साल की उम्र में उसको मोबाइल किसने दिया था? उसने खुद लिया था या आपने दिया था? तो उसके अभी मम्मी ने दिया है, वो खाना नहीं खाता तो उसको मोबाइल दिया है कि चल बेटा वेरी थोड़ा गुड। खा ले। वाह वाह, शाबाश। तो यानी कि आपने खाना और मोबाइल दोनों को उसके दिमाग में जोड़ दिया, बराबर है ना? हाँ, है हाँ, ना? तो हाँ, अब वो क्या है कि जब भी खाना खाए तो उसको मोबाइल की जरूरत पड़े, और जब मोबाइल देखे तो उसको भूख लगे, है ना? जो सेटिस्फैक्शन उसको खाने से मिलता है, देखिए, हाँ, एक छोटा बच्चा है जिसको कभी जिंदगी में कुछ नहीं दिया, उसको जब भी खाना दो तो उसको एक तृप्ति होती है ना, पेट की। हाँ, छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है तो भी उसको पेट में तृप्ति होती है ना, उसका पेट भरता है ना। हाँ सर। तो वो जो तृप्ति है, जो सेटिस्फेक्शन है खाने का, उसके साथ आपने वो मोबाइल को जोड़ दिया उसके दिमाग में 5 साल की उम्र में। अब नाउ मोबाइल इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। तो भले वो आप खाना खाए ना खाए, लेकिन मोबाइल देखते ही उसको वैसा लगता है जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, या मेरे को एक आनंद आ रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाई हो गया हूँ। वो एक बार आपने प्रक्रिया शुरू कर दी, उसके बाद में अब जो हर चीज वो देखता है तो उसको लगता है कि इसमें नयापन आ रहा है, कुछ नया है। और हमारा जो दिमाग है हमेशा नएपन को ढूंढता रहता है। आप जाते हैं कहीं हिल स्टेशन, कहीं आप छुट्टियों में जाते हैं तो नई जगह जाते हैं, नयापन ढूंढ रहे हैं, कुछ अलग होना चाहिए। उसको हर घड़ी हर मिनट में अगर वहां मिल रहा है तो साहब आप उसको कहीं पे भी लेके जाएंगे तो उसको उतना मजा नहीं आएगा जितना उसको मोबाइल में आ रहा है, घर बैठे यही मिल रहा है उसको। तो आदत तो लगा दी आपने, तो तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। तो आपको ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसको धीरे धीरे आप उसको विड्रॉ करिए। आप उसको सबसे पहले खाना खाने का एंजॉयमेंट सिखाइए। जिंदगी में जो नेचुरल चीजें हैं उसका आपको उसको एक एंजॉयमेंट सिखाना पड़ेगा। ठीक है? जी सर, जी सर, उसको पहले जी सर। खाना खाने में मीठा खाने का मजा क्या है, नमकीन खाने का मजा क्या है। घर में अगर आपने रोटी बनाई है तो रोटी को घी के साथ या जो भी चीज से आप खिला रहे हैं उसको, विथ घी, विदाउट घी, विथ सब्जी, विदाउट सब्जी, दाल के साथ, बिना दाल के साथ, अलग अलग एक्सपीरियंस देना शुरू करिए। एक बार उसको एक नेचुरल चीज की उसको अलग से एक एंजॉयमेंट आनी शुरू होगी तो धीरे धीरे उसका मन जो है, वो मोबाइल क्या है, ये कांच और स्टील, मेटल और कांच की चीज है जिसके अंदर वो देख रहा है, ये निर्जीव है, इसके अंदर जीवन नहीं है। उसको आप धीरे धीरे जीवंत चीजों के जिसमें लाइफ है, ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित करिए, बंद मत करिए। उसको बताइए कभी पार्क में ले जाकर के, भाई ये पत्ते को देखो, ये फ्रूट को देखो, ये आम को तोड़ के देखो, ये गुआवा है इसको खा के देखो। ये जो नेचर की चीजें हैं इसकी तरफ जब आप उसको आकर्षित करेंगे तब हाँ, उसका हाँ, माइंड ऑटोमेटिकली ये फास्ट स्टील और ग्लास के फोटो से उसका माइंड सच्चाई और इमेजिनरी विजन, इसके बीच का डिफरेंस समझ जाएगा। जब वो समझ जाएगा धीरे धीरे मोबाइल छोड़ देगा। रोज थोड़ा थोड़ा हाँ, शुरू करिए। लेके जाइए बाहर, पार्क में ले जाइए, फूल दिखाइए, पत्ते दिखाइए, हाथ लगाने को दीजिए, तब उसको समझ में आएगा। आपके पास कोई अगर पेट कुत्ता या कोई दूसरा प्राणी है, उसको हाथ लगाने दीजिए, उसको रिलेशन बनेगा उसके साथ, तब ये निर्जीव चीज से वो चला जाएगा। निर्जीव चीज से दूर ले जाना है तो जीवंत चीजों की तरफ ले जाना है, ये याद रखिएगा। ठीक है? तो जी सर, आदत जी छूट, सर। आदत छूट जाएगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक जी यू सर। प्रशांत जी। प्रशांत यस जी। सर। जी। यस सर, मोनिका मालवीय जी का एक प्रश्न था। जी। If habits are stored in the subconscious, what जी। explains sudden behavior change? Are we rewriting the subconscious or overriding it temporarily? देखिए, हैबिट्स आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाते हैं। सबकॉन्शियस इज अ वेरी पैसिव थिंग which basically operates on your orders and it is basically looking after your
सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। 35 ट्रिलियन सेल्स को कंट्रोल करता है और उसके हिसाब से चलता है। हैबिट्स जो हैं, दीज आर पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस। सिगरेट पीने की आदत है, आप नींद में सोए हुए सिगरेट नहीं पीते हो। आपकी हैबिट आती है जब आप जागृत अवस्था में हैं, जब आप चेतनावस्था में हैं। व्हेन यू आर इन योर कॉन्शियस माइंड, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बी हैविंग योर हैबिट्स। तो ये हैबिट जो है, ये सबकॉन्शियस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपके अंदर में, आपने कॉन्शियस माइंड में इसको डाल दिया है, फिर उसकी ट्रिगरिंग कर दी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि खाने के साथ मोबाइल जब दिया, तो मोबाइल और खाने के साथ में आपने एक जोड़ दिया उस चीज को, कि जो सेटिस्फेक्शन खाने से मिल रहा है उसको ऐसे लगने लगा कि अब ये मोबाइल से मिल रहा है। तो फिर उसको जब जोड़ देते हैं तो फिर वो मोबाइल देखता है तो उसको वही सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, विच इज नॉट ट्रू। तो इसी तरह से ये हैबिट्स जो होती हैं, ये अलग अलग तरीके की आपकी किसी कमी को पूरा करते हैं, एंड दैट इज वेयर योर हैबिट्स कम। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। अब दूसरा पार्ट क्या था इनके प्रश्न का, अगर ये हैबिट्स बन जाती हैं तो? प्रशांत जी थोड़ा बताइए फिर से। Are we rewriting the subconscious or overriding it temporarily? जब अगर नहीं, इसके पहले का सेंटेंस क्या था? मैं पूरा प्रश्न पढ़ता हूँ सर। हाँ पूरा। If habits are stored in the subconscious, what explains sudden behavior change? Are we सडन बिहेवियर चेंज। जी सडन बिहेवियर चेंज जो होता है, दैट इज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। ये सारा का सारा गेम कॉन्शियस माइंड में हो रहा है, और आपकी एक पर्टिकुलर हैबिट है, रोज आप कहीं से जाते हैं, या कोई भी हैबिट होगी, अच्छी बुरी जो भी होगी, अगर सडन बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपको एक एक्स्ट्रा स्टिमुलाई मिला है, एक स्टिमुलस मिला है। जैसे आप सोच लीजिए कि आप रोज जॉगिंग के लिए पार्क में जाते हैं, ये आपकी हैबिट हो गई है, एवरीडे मॉर्निंग 6 o'clock आप जाते हैं, लेकिन आप घर से बाहर निकलते हैं, दूर पे एकदम से धमाका होता है जोर से, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से एक आवाज आई, आपको डर लगा, आपको लगा आज नहीं जाना चाहिए, तो आपने अपने हैबिट को चेंज कर दिया। दैट्स अ सडन हैबिट चेंज। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो आता है, कोई भी एक घटना हो जाती है, दैट क्रिएट्स अ सडन चेंज एंड डिविएशन फ्रॉम योर नॉर्मल हैबिट। दैट इज द थिंग। अब ये अक्सर फियर फाइट और फ्लाइट, ये जो फियर सिम्टम्स होते हैं, इसकी वजह से होती हैं। जैसे अगर कहानियां वानी हम सुनते रहते हैं ना कि स्मोकिंग क्यों छूट गई, क्योंकि अचानक उसने देखा कि वो 2-4 लोगों को देखा, भाई ये क्यों हो गया, बीमार हो गया, इसका ये हो गया, बोले नहीं भाई इसको स्मोकिंग से हो गया। तो फिर वो आदमी बोलता है यार धीरे 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 छोड़ देना, मेरे को नहीं करना है ये सब, ये तो मेरा नुकसान है। इसीलिए सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कि फोटो दिखाते हैं कि ये कैंसर से क्या क्या बीमारी और तकलीफें हो सकती हैं। दैट इज टू गिव एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ताकि उस हैबिट को आप छोड़ दें। तो बेसिकली ये आपके सबकॉन्शियस से रिलेटेड नहीं है, इट इज टोटली विद इन योर कॉन्शियस माइंड। हैबिट बनती वहां पर है, और अगर कोई हैबिट चेंज हो रही है या सडन डिविएशन हो रहा है, दैट इज मोस्टली ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आपका ये चेंज हो गया है, द नॉर्मल रूटीन आपका जो हैबिट था वो बदल गया है। सो इट कैन बी यूज, यू कैन यूज दैट फॉर गुड थिंग्स, अच्छी हैबिट बनाने के लिए भी, और खराब हैबिट छोड़ने के लिए भी। यू कैन डू ईदर ऑफ द थिंग्स। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जी प्रशांत जी। सर और इसमें नो अगर मोर आपको क्वेश्चन। कभी भी ऊपर प्रश्न है, अगर इफ यू फील यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो आप चैट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए, तो फिर वी विल सी, एंड वी विल डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। जी प्रशांत। श्री नंद किशोर दत्त जी को प्रश्न है। उनका है जी दत्त, हाय एन के दत्त दिस साइड, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल, मोस्ट क्वेश्चन है प्रशांत जी, बंद जी करने से बोलिए, पहले। हाँ, मेरा भी क्वेश्चन है। पूछिए साहब। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था साहब, पीछे कुछ दिन पीछे मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था, ये जी उके साहब इतना इंटेलिजेंट हैं, भगवान का दिया हुआ है, ये इतना टाइम निकाल के दुनिया भर के लोगों को दुख सुख के जवाब देते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ देते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं उनके लाइफ में। इतना समय और इतनी ताकत इनके पास से कहाँ से आती है? मैंने उससे कहा, मेरे दोस्त से, भाई ये तो भगवान का दिया हुआ है। आज जो अपने विजडम को दूसरों के लिए शेयर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा बताना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में भला हो, हमारी कंट्री सुधरे, हम लोग सब सुधरे, और एक पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी आए लाइफ में, तो वही इस मुख्य साहब तो बहुत बड़ा काम करते हैं। फिर मैंने सोचा,
उसको छोड़ के मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ओके साहब से पूछूंगा कि साहब आपने भी दुख सुख बहुत देखे हैं, आज 50-60 साल से भी ज्यादा मेरी आपके साथ एसोसिएशन है, आज आपने सब दुख को झेला और सक्सेसफुली यू केम आउट ऑफ इट। आपकी ये ताकत और शक्ति जवानी कहाँ से आई, क्या बताइए आज, तो हम भी कुछ सीखे आपसे। ये एक स्पेशल एलिक्सिर है, ये इस बॉटल में मैंने भरा है। ये, ये बिस्लरी की बॉटल में इस वक्त भर के रखा है मैंने। तो ये मैं अपने ब्रांड में बेचने वाला हूँ, तो फिर सब लोग आप इसको पीना तो आपको वो सब आ जाएगा। कैसा ब्रांड, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। तो मैंने देखिए उससे ये साहब, कहा कि हर ऐसा एक है। आदमी, उनके अंदर ये एक भगवान की दी हुई चीज है, वो अपनी विजडम को दूसरों से शेयर करते हैं, उनके अंदर कोई अच्छा लाना चाहते हैं। हर एक इंसान को दुख सुख होता है, वो दुख सुख होता है जो के सब दूर कर पाए तो ही फील सेटिस्फाइड कि आज वो अपने प्रेजेंस से इस सोसाइटी में कुछ कर पाते हैं। देखो एक प्रोफेसर और टीचर होता है, दोनों एजुकेशन कैडर में है, टीचर में फर्क होता है, प्रोफेसर में फर्क होता है। प्रोफेसर कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा होता है इसलिए कॉलेज में पढ़ाता है, वैसे ओके साहब है प्रोफेसर के ऊपर है, ही इज अबाउट द प्रोफेसर, ही यू कैन कॉल हिम ए प्रिंसिपल। आज उनकी ये तो बड़ी महानता है, ए ग्रेटनेस ऑफ हिज, दैट ही इज टेकिंग आउट टाइम ऑफ हिज लाइफ and is helping others in their various questions and answers and he gives them the path of prosperity to think। तो आज हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। सो ओके साहब, आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू। बस आपको मुझे एक ही बार बता देना आपके जवानी का राज क्या है। जी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। फुर्सत में बताए। देखिए मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, इसमें कोई राज नहीं है। एक चीज याद रखना, जिंदगी में आदमी मरता कब है, इस चीज को याद रखिए, मरता कब है। जिस दिन वो सीखना छोड़ देता है उस दिन उसकी मौत हो गई। फिजिकल बॉडी रहती है, वो तो अपने टाइम से मरेगा, लेकिन एक्चुअल उसकी डेथ वह तब हो जाती है जब वो सीखना छोड़ देता है। जिस क्षण वो बोलता है मुझे सब कुछ आ गया, तो फिर वो सबसे ही बड़ा फूल है, बिकम्स। ही इज द हाँ बिगेस्ट जी, फूल ऑफ द लाइफ, ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो एग्जैक्टली। बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, और हाँ सबसे आप बड़ा समझ गए। वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता। जी जी ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो आप हमेशा सीखते रहिए, हम्म। नई नई चीजें सीखिए, और उससे बड़ी बात, आपका जीवन पूरे ब्रह्मांड में ये मैसेज जाना जरूरी है कि आने वाले पीढ़ी को मदद करने के लिए मेरा जीवन समर्पित है। देखिए ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिए। नेचर ऑलवेज सपोर्ट्स, आपका सबकॉन्शियस नेटवर्क हमेशा सपोर्ट करता है उन लोगों को जो अगले पीढ़ी यानी कि आने वाली जनरेशन, जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारे बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं, उनको आप और अच्छा बनाने के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इस वक्त पूरे सबकॉन्शियस नेटवर्क को, पूरे ब्रह्मांड को आपकी जरूरत है। यदि आपने कह दिया भाई अब तो हमारा सब कुछ सेटल हो गया, ये भी हो गया वो भी हो गया, अब मुझे कोई काम नहीं है, तो आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं धरती पे बोझ बढ़ गया हूं, अब मेरी जरूरत नहीं है। तो फिर आप बूढ़े होने लगते हो, क्योंकि फिर वो नेचर कहता है अभी जरूरत ही नहीं इसकी, इसको होने तो बूढ़ा, जल्दी मर जाए तो अच्छा है, नहीं तो दूसरों के हिस्से का खा रहा है ये। मैं बहुत कठोर और कठिन बातें बता रहा हूं, आई एम बीइंग वेरी हार्ड ऑन दिस, बट रिमेंबर दिस। आपने जब तक अपने आप को कहा है कि मेरी प्रेजेंस इसलिए जरूरी है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं ये आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद है, ये उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, ये थॉट आपका अगर पक्का चल रहा है, आप हमेशा जवान रहोगे। अगर आप जो भी एज में हो 10 साल और कम हो जाएंगे आपके, आप यंगर लगोगे 10 साल से, और उम्र आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेचर क्या बोलेगा, इस आदमी की जरूरत है भाई, इसको अच्छा रखो, हेल्दी रखो, ज्यादा लंबे तक जिंदा रखो। सो दैट इज द सीक्रेट ऑफ योर यंगनेस या यूथ, जो कहते हैं योर, आपकी यूथ का जो सीक्रेट है ये है कि आप सबसे पहले अपने आप से विश्वास से कहिए दैट माई वर्क इज लीडिंग टू बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, ऑफ द यंगर जनरेशन, ऑफ टुमारो। कल के लिए मैं काम कर रहा हूं, एक ये चीज बहुत क्लियर रखिए। आप देखिए अंदर से आपके सारी जो कुछ भी जो चीजें आपको लैगार्ड बना रही हैं या जो
फेस पे झुर्रियां आ रही हैं या जो कुछ भी आ रही हैं, ये मशीन से नहीं और ऑपरेशन से मत करिए, अंदर से कर दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इमीडिएटली जवान कर देगा हमेशा। आपका सिम्बायोटिक रिलेशन विद नेचर, आपका सिम्बायोटिक रिलेशन विद द बैक्टीरिया विद इन यू, ये सारी चीजों को आप बैलेंस कर दीजिए। देखिए 10 साल से ज्यादा आप यंग हो जाओगे। देखने वाले देख देख के चौंक जाएंगे कि ये आदमी है, क्या चीज है ये। और एक दिन की बात है, नंद किशोर साहब, दत्त साहब, सुनिए मेरी बात, एक दिन की बात है। सुन रहा हूँ। ये आज से कई साल के बाद लोग आपसे पूछेंगे कि क्या बात है भाई, सुना है उके साहब तो 500 साल के हैं, ये सच है क्या? तो आप उनको क्या जवाब दोगे पता है? पता नहीं भाई, मैं तो इन्हें सिर्फ 300 साल से देख रहा हूं। समझ गए बात को? तो ये होगा। तो आपको भी यंग होना है। अपने जिंदगी के हर काम में परोपकार ढूंढिए कि मेरा काम जो भी मैं कर रहा हूं, चाहे बिजली इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे पावर स्टेशन में काम करने वाला आदमी हो, चाहे आपका उबर का ड्राइवर हो, कोई भी आदमी हो, या घर में रहने वाली गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, हर कोई अपने काम के अंदर परोपकार ढूंढ सकता है। उसको ढूंढिए, उसको पहचानिए। आप इस पूरे ब्रह्मांड के लिए कितने यूजफुल हो, जब आप अपने आप को समझ पाओगे, आप एकदम यंग होना शुरू हो जाओगे। ये है उसका सीक्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मेरा ब्रांड तो फेल हो गया। जी, गॉड ब्लेस यू। अरे साहब, एंड थैंक यू, क्या शान है, और क्या शान है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी प्रशांत जी, और कोई प्रश्न है? नहीं सर, इनबॉक्स में तो कोई नहीं है, लेकिन मैं तो 150 साल से आपको देखते आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो 150 साल से देख ही रहे हो। तो अभी ओपन हाउस है, यदि किसी को अभी 1-2-3 मिनट के लिए मैं ऑन रखता हूँ, क्योंकि 12 बज चुके हैं, 12:10 हो गए। तो किसी को अगर पूछना हो तो अभी इमिडिएटली विद इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम विदा लेंगे। तो आपसे ये भी कहना था कि ये जो प्रशांत जी, अपना नंबर और कांटेक्ट जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे पर्सनल इसमें मैसेज आए हैं कि हमें विकाया पद्धति का हमको 1-to-1 चाहिए। तो नंबर कौन सा है, तो आप थोड़ा बता देंगे कि कौन से नंबर पे कांटेक्ट करना है? ये एक हाथ खड़ा हुआ है अभी, ये देयर इज अ हैंड विच हैज बीन रेज्ड, देखेंगे जरा। जी, विभा राय जी का हैंड रेज्ड है। हाँ हाँ बोलिए। यस, अनम्यूट है मैम, आप पूछिए हाँ जी, क्वेश्चन। बोलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। काफी Good सेशन afternoon. अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा, पॉजिटिविटी की बातें रही है, लोगों को काफी एनकरेजिंग रहा, और सारी तरफ से सपोर्ट पॉजिटिव रहा, सोच पॉजिटिव रहे तो जरूर ये अच्छी बातें होती है। जी आपको मुझे पूछना था कि जो चेतन माइंड अचेतन माइंड जो है, जी विपස්සना के साथ इसका क्या रिलेशन है? विपස්සना क्या जी हर एक को जरूरी है? और पॉजिटिव माइंड और नेगेटिव माइंड, इन चेतन माइंड और अचेतन माइंड से क्या रिश्ता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं उसको थोड़े में समझा देता हूँ। हाँ। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ये आपके पंचेंद्रियों के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है? तो यानी कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, या आपके रूम में जो भी आपका टेबल है या मोबाइल है, इसको आप हाथ लगा रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, या स्मेल आती है या टेस्ट आता है, ये पंचेंद्रियां हैं। तो ये जो पंचेंद्रियां हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड को इंफॉर्मेशन देती रहती है। वो जो इंफॉर्मेशन बाहर से आता है, उसके हिसाब से हमारा चेतन मन जो है वो डिसीजंस बनाता है और हमेशा सोचता रहता है। जैसे आप देखिएगा, आप पिछले 5 मिनट में आपने क्या क्या बातें सोची होंगी। तो कई बातें आपके हर एक के इंसान, मैं सबको ही कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें आती हैं कि भाई अभी तो 12 बज गए हैं, अभी मेरे को शाम को यहाँ जाना है, अच्छा भाई ये है, अच्छा मेरे घर के अंदर में ये चल रहा है। हर चीज आदमी सोचता है। मैंने कहा सफेद रंग, तो कोई सोचेगा दूध, कोई समझेगा बादल, कोई कह देगा भाई सफेद रंग का चादर है, किसी ने कहा ब्लू तो कोई कहेगा आसमान, कोई कहेगा झंडे का कलर, बहुत सारी चीजें होती है। तो जो चेतन मन है, उसकी थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट चलती है।
और वो चलते 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 अचेतन मन को वो डोमिनेट करता रहता है, क्योंकि अचेतन मन तो हमेशा नमस्कार मुद्रा में रहता है कि साहब बताइए क्या हुक्म है। लेकिन उसकी अपनी शक्तियां हैं। उसकी शक्तियों का क्या है कि वो 33 ट्रिलियन सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। वो बहुत सारी चीजें जो आपके बाईपास से गई हैं मेमोरी में, उसकी इंफॉर्मेशन लेके बैठा है। तो अगर उस इंफॉर्मेशन को आपको प्राप्त करना है तो आपको पंचेंद्रियों को शांत करना पड़ेगा। और पंचेंद्रियों को शांत करने का मतलब है कि आपको चेतन मन को थोड़ी देर के लिए शांत करना पड़ेगा। जब तक चेतन मन एक्टिव है, अचेतन मन चुपचाप सुन रहा है। और जब आपको अचेतन मन से सुनना है तो आपको चेतन मन को शांत करना पड़ेगा। तो विपස්සना आपने जो शब्द यूज किया है, ये चेतन मन को शांत करने का एक टेक्निक है। लेकिन ये एकमेव टेक्निक नहीं है। इसके अनेक टेक्निकें दुनिया भर में बहुत है। कोई इसको मेडिटेशन कहता है, कोई कहता है सहज योग, कोई कहता है विपස්සना, कोई कहता है ट्रैगलर एक्सरसाइज, कोई कहता है आई चिंग। ये दुनिया भर में अनेक तरह के हैं, लेकिन इसमें कोई पद्धत यूनिक या बहुत अच्छी ऐसा नहीं है। आपको जो सूट करे वो बढ़िया आपके लिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम ये कहते हैं कि भाई सिर्फ शांत बैठ जाओ 5-10 मिनट तक, जस्ट अलाउ योर कॉन्शियस माइंड टू रिलैक्स, तो आपके अंदर से सबकॉन्शियस बोलने लगेगा। कुछ लोगों को ये 2-4 दिन में हो जाता है, कुछ लोगों को 5 दिन लगते हैं, कुछ लोगों को रोज ट्राई करते हैं 1 आधा महीने में हो जाता है। लेकिन वो गारंटी नहीं है कि कौन से मोमेंट में वो ट्रिगर करेगा। ये एक अननोन है। इट्स लाइक वो क्वांटम में जैसा होता है ना कि अनसर्टन होता है, बट होता जरूर है। तो लोग सोचते हैं कि भाई विपස්සना करने से हमको मेडिटेशन हो जाएगा, हम इसमें अपने सबकॉन्शियस को जागृत कर पाएंगे। वो एक टेक्निक है। ऐसे अनेक टेक्निक्स अवेलेबल हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि यही अच्छा है या वो अच्छा है या वो ठीक नहीं है। यू कैन ट्राई जो आपको सूट करे। कई लोग होते हैं जो एक्स टेक्निक से कर करके 3-4 बार कहते हैं कि साहब ये मेरे को नहीं सूट कर रहा है, नहीं हो रहा मेरे को कोई फर्क। ठीक है ना, तो आप दूसरा ट्राई करिए। कोई कहता है कि ये वाला मेरे को सूट कर गया साहब, ये तो मेरे 3 दिन में हो गया, और मैंने तो पिछले 3-3 महीने मैंने ये XYZ किया। मैंने कहा छोड़ दीजिए, आपको जो सूट करता है आप उसको फॉलो करिए। तो कोई ब्रांड नेम है उसको मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। आपने जो बताया वो टेक्निक है, उसको यूज करिए। आपको सूट करे बहुत अच्छी बात है, नहीं सूट करे तो दूसरी भी टेक्निक्स है। तो आप महापेक्षा में आप कभी भी आप हमारे साथ में बात करेंगे तो हम आपको अनेक टेक्निक्स बता सकते हैं जो आपको इजीली वो कर सकता है। अभी क्या है कि कोई लोग उसको एक बड़ा आयाम दे देते हैं कि भाई यही एक तरीका है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। आइडिया क्या है, कॉन्शियस माइंड को थोड़ी देर के लिए आराम से रेस्ट देना है। जब वो शांत होगा, आपके अंदर का जो अचेतन मन है वो बोलना शुरू करेगा। जब वो बोलता है तो फिर आपको उसका फायदा मिलता है। दैट इज ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कोई किसी का प्रश्न कुछ है? ठीक है, तो अभी जाते जाते मुझे यही बताना था कि आप प्रशांत जी आप नंबर दे रहे थे, कौन से नंबर पे यस सर, कांटेक्ट करना है? हाँ, यस सर, मैं नंबर दे रहा हूँ। 7030911302। मैं रिपीट कर रहा हूँ नंबर, 7030911302। ठीक है। तो मैं इस फिर से नंबर एक बार पे रिपीट आप, करता हूँ। नहीं आज कर दीजिए रिपीट। 7030911302। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये हमारे जो विकाया पद्धत है इसमें अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और अब अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। और एक सजेशन आया था मेरे पास कि साहब आप डेट भी बताया करिए कि अगले रविवार कहते तो हैं तो फिर कौन सा तारीख है। तो अगला रविवार 3 मई है। 3 मई को हम मिलेंगे 11 बजे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग मेरे वेडनेसडे वेबिनार के साथी हैं, तो आपसे बुधवार को तो मुलाकात होगी 7:30 बजे। तो ऑल द बेस्ट टू यू। एंड अगले रविवार को भरपूर अपने प्रश्न लेके आइए, मुझे उत्तर देने में बहुत मजा आएगा।
तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट संडे।